हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी के अध्याय 16 पाचन और अवशोषण में पार्ट फर्स्ट में एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा, पाचन और अवशोषण अध्याय 16 है आपके पार्ट फर्स्ट में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां। तो देखिए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें मनुष्य में, डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में स्टडी करेंगे हम। आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। आहार नाल माउथ से लेकर के एनस तक, यानी मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक 6 से 9 मीटर लंबी होती है। सहायक ग्रंथियों की बात करें तो सहायक ग्रंथियों में आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स आती है, गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, पेनक्रियाज आता है, लीवर आता है। इन सबको स्टेप बाय स्टेप हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। कक्षा 11 बायोलॉजी में आपके पाचन और अवशोषण जो चैप्टर है 16, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया आहार नाल और सहायक ग्रंथियां हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भोजन होता है जीवों की मूलभूत आवश्यकता होता है। भोजन के लिए सभी व्यक्ति या जीव प्रयास करता है। क्यों करता है बेटा, क्या कारण है? भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है भाई? भोजन से ऊर्जा मिलती है। अब देखिए, बात करें कि भोजन में हम जो ऊर्जा के लिए भोजन लेते हैं उसमें कौन से अवयव लेते हैं, क्या लेते हैं? उसमें लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और ये हमें ऊर्जा देते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है बेटा? कहाँ होता है? ये शरीर की वृद्धि करती है, ऊतकों की मरम्मत करती है, और इस तरह से शरीर की वृद्धि होती है, हमारे टिश्यूज की मरम्मत होती है, किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग बॉडी में चल रही है। तो ये जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, ऊर्जा जो बन रही है हमारे शरीर में, इनसे हमारा शरीर ग्रोथ भी करता है और टिश्यूज की रिपेयरिंग भी होती है, मरम्मत भी होती है। शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता, यानी हम जिस तरह से भोजन ले रहे हैं हमारा शरीर उसको उसी रूप में नहीं ले सकता, उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकता। क्या किया जाता है? उनको सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। जब सरल पदार्थों में विघटित करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि हमारे भोजन का डाइजेशन हुआ। क्या कहते हैं बेटा इसको? जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या डेफिनेशन दोगे? क्या परिभाषा लिखोगे? जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की परिभाषा समझ में आई आपके? पाचन की परिभाषा आपको इसी तरह से लिखनी है। चलिए देखते हैं कि पाचन की परिभाषा आपने लिखी। पाचन में ये पाचन क्रिया है क्या? बेटा, पाचन की जो क्रिया होती है यानी डाइजेशन की जो क्रिया होती है, ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रोसेस होती है। क्या किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं जो इस तरह से होते हैं। ये वाटर के साथ यानी पानी के साथ और एंजाइम्स के साथ में जो बॉडी में बनते हैं एंजाइम्स, ये सिंपल फूड में यानी सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं, सरल विघटित पदार्थों में चेंज होते हैं। और ये पदार्थ किस तरह से होते हैं? सिंपल सब्सटेंस होते हैं, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं यानी कि अवशोषण योग्य होते हैं। कैसे होते हैं? अवशोषण योग्य होते हैं।
यांत्रिक प्रोसेस हम क्यों कहेंगे, यांत्रिक अभिक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको पता है भोजन आप अपने मुख गुहा में भोजन लेते हैं तो हम भोजन को चबाते हैं, मैस्टिकेशन होता है, चर्निंग होती है, इसलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, तो इसलिए इसको यांत्रिक प्रोसेस भी कहेंगे। और बायोकेमिकल यानी कि एंजाइम्स और जल इसमें मिलता है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं बेटा। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की स्थिति किस प्रकार की होती है और किस तरह से हमारे शरीर में ये आहार नाल और सहायक ग्रंथियां उपस्थित है। चलिए देखते हैं। मुख गुहा, सबसे पहले हम बात करें, मैं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी बेटा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझना है आपको। ये है हमारे माउथ पार्ट, मुख गुहा, बकल कैविटी, ये बकल कैविटी है, ये आप देख रहे हो बकल कैविटी। बकल कैविटी से आगे बढ़ते हैं तो अगला पार्ट है फेरिंग्स, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, ये पार्ट है ग्रसनी। समझ में आ रहा है? इनको एक एक पार्ट को हम अच्छे से लेंगे। ग्रसनी के बाद ये जो नलिका नुमा स्ट्रक्चर आ रही है, नलिका बनी हुई है, ये सक्रिय नलिका है ग्रसिका यानी ईसोफेगस। भोजन हमारा बकल कैविटी से होते हुए ग्रसनी में आता है और ग्रसनी से ग्रसिका में होता हुआ एक थैली नुमा स्ट्रक्चर जो जे शेप में बना हुआ है, इसको हम कहते हैं आमाशय, स्टोमक, आमाशय कहते हैं। आमाशय के बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी बेटा। पार्ट्स को आप याद रखेंगे, सबसे पहले बकल कैविटी यानी मुख गुहा, फिर उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी। आपने कई बार देखा होगा कि खाते समय आपके एकदम से खांसी चल जाती है बेटा, यहाँ पर ये जो ग्रसनी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके श्वास नलिका भी चल रही है, श्वसन नली भी चल रही है साथ में। इन दोनों में एक एपिग्लोटिस नामक रचना होती है, ढक्कन की तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है ग्रसनी में, यहाँ पर कि जब आप भोजन को निगल रहे होते हैं तो आपकी सांस नली में वो ढक्कन लग जाता है, एपिग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर होती है, घाटी ढक्कन जिसको कहते हैं। तो अगर आपका कोई भी कण श्वास नली में चला जाता है तो तुरंत आपके खांसी आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक रचना मौजूद होती है, ये दो नलिकाएं आपके यहाँ साथ साथ चलती है। चलिए आगे देखते हैं ग्रसिका, जिससे होकर के भोजन आपके स्टमक या आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय आपके भोजन की ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जे शेप में। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आपका पार्ट आता है, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। बेटा छोटी आंत के 3 भाग आपको आगे पढ़ने हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये शी शेप में, ये जो आमाशय है ये किस शेप में है, ये जे शेप में है। इसके बाद ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी चलेगी, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट भाग है ड्यूडेनम, ये होता है सी शेप में, आप देख रहे हो इस तरह से मुड़ा हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं ये जो है आगे वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं जेजुनम, ये होता है अग्र क्षुद्रांत्र। इसके बाद जो लार्ज पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये भाग आपके आप देख रहे हो इस तरह से ये सिमटी हुई, ये पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है, शुद्धांत्र जिसको हम कह रहे हैं। ये छोटी आंत इस तरह से 3 भागों में बटी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इस छोटी आंत का आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, सिक्कम वाला भाग जिसको हम कहते हैं अंधनाल या ब्लाइंड सैक। एक छोटी सी अंगुली नुमा संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है, ये है कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये रचना वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में होती है बेटा। ये क्या होता है, ये
अवशेषी अंग के रूप में होती है ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, ये जो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, ये जो छोटी आंत है, ये ब्लाइंड सैक में जाकर के अटैच हो रही है। यहाँ पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पर मौजूद है, अंगुली नुमा प्रवर्ध यहाँ पर उपस्थित है, ये अवशेषी अंग यहाँ मौजूद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्लाइंड सैक से आगे। आगे आप देखिए ये स्ट्रक्चर इधर चले जा रही है इस तरह से, इसको हम कहते हैं आरोही वृद्धांत्र। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग भाग है बेटा, ये असेंडिंग भाग है, आरोही वृद्धांत्र कहेंगे इसको। इसके बाद सिकम का भाग है आगे, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र कहेंगे इसको, जो कि आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये अनुप्रस्थ वृद्धांत्र कहलाएगी, ट्रांसवर्स। चलिए आगे वाला भाग हम देखते हैं, वापस नीचे की तरफ घूम रही है, इसको हम कहेंगे अवरोही वृद्धांत्र। क्या कहेंगे इसको? अवरोही वृद्धांत्र। इसके बाद अब आपको लार्ज इंटेस्टाइन के भाग आप पढ़ रहे हो, ये जो डियोडेनम है, ये जो आपके जो जैजुनम है और इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे, अग्र, शुदांत्र और शुदांत्र। इसके बाद आप लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ रहे हो कहां से? ये जो अंधनाल वाला भाग है, ब्लाइंड सैक या सिक्कम जिसको कहते हैं, यहां से ये कोलोन वाला भाग है, और इसके बाद लास्ट में आते हुए ये नीचे अवरोही वृद्धांत्र है, और ये लास्ट में आकर के रेक्टम वाले पार्ट से एनस तक पहुंचता है। ये वाला भाग है एनस, जिसको हम कहते हैं गुदा। समझ में आया होगा? सारे भाग आपको पढ़ने हैं इस स्ट्रक्चर में। साथ में अब आप देखिए ये है स्टमक यानी आमाशय। आमाशय के साथ में जब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ आती है, ग्रहणी वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। इसी के साथ में पेनक्रियाज आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो इस ग्रहणी वाले रीजन में उपस्थित है। यह है बेटा, यह है अग्न्याशय। क्या कहते हैं? ये अग्न्याशय कहते हैं इसको। इसके साथ में अब स्टमक वाला रीजन आपको ये दिख रहा है, और इस स्टमक वाले रीजन के साइड में आप देखिए ये लीवर और पेनक्रियाज, गाल ब्लेडर, सॉरी, लीवर और गाल ब्लेडर ये उपस्थित है। ये लीवर वाला रीजन है और ये है पित्ताशय या गाल ब्लेडर। अब इन सब को स्टडी करेंगे हम। आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स समझ में आए होंगे, बकल कैविटी, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर स्टमक, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी के बाद ये जैजुनम वाला भाग, और इसके बाद ये जो इलियम वाला पार्ट जो सबसे लार्ज भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद अंधनाल आपकी बड़ी आंत्र यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर एक अंगुलीनुमा प्रवर्त उपस्थित है, जिसको कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरोही वृद्धांत्र, फिर ये अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, फिर नीचे घूमते हुए अवरोही वृद्धांत्र, और लास्ट में ये अवरोही भुजा किससे जुड़ी हुई है बेटा? ये जुड़ी हुई है मलाशय वाले भाग से, यानी कि रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और लास्ट में जाके ये एनस या गुदा द्वार से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपको ये पिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक एक पार्ट को आगे स्टडी करेंगे, देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए। चलिए बात करते हैं हम पाचन तंत्र की। ये पाचन तंत्र मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसमें आहार नाल और सहायक ग्रंथियां क्या आती है बेटा? इसमें आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले हम लेते हैं आहार नाल। आहार नाल की स्थिति कैसी है? आहार नाल की स्थिति 6 से 9 मीटर लंबी होती है, मुख से गुदा तक फैली होती है बेटा। मुख से मुख गुहा में क्या होते हैं? सबसे पहले ये मुख से गुदा तक होती है, 6 से 9 मीटर तक लंबी होती है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा में क्या चीज होती है। मुख गुहा यानी बकल कैविटी, यानी माउथ के अंदर का रीजन,
ये देखिए इसमें दांत और पेशीय जिह्वा, ये दो पार्ट होते हैं बेटा, दांत और पेशीय जिह्वा। दांत जबड़े से बने सांचे में व्यवस्थित होते हैं, दांत जबड़े से बने सांचे में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसको गर्तदंती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्तदंती कहते हैं। स्तनधारियों में दंत व्यवस्था बेटा द्विबार दंती होती है, द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी कि वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, लेकिन पहले निकलते हैं दूध के दांत। क्या निकलते हैं भाई? पहले निकलते हैं दूध के दांत और उसके बाद उनका प्रतिस्थापन स्थायी दांतों में हो जाता है, इनका प्रतिस्थापन हो जाता है स्थायी दांतों में। अब देखिए ये जो है दांत चार प्रकार के कैसे होते हैं? ये होते हैं इंसाइजर्स, कृंतक जिसको बोलते हैं इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनकी व्यवस्था इन गर्तिकाओं में होते हुए होती है बेटा। ये ऊपर नीचे के जॉज में यानी जबड़ों में इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। इनके फिक्स होता है दंत सूत्र और दंत सूत्र के अनुसार ही इनकी व्यवस्था होती है। दंत सूत्र के अनुसार इनकी व्यवस्था होती है। कैसे होती है दंत सूत्र के अनुसार? दंत व्यवस्था दंत सूत्र के अनुसार मनुष्य के लिए होता है 2 1 2 3, यानी कि ये होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। द्विबार दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले अस्थायी दांत निकलते हैं, फिर मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में ये स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसलिए द्विबार दंती कहते हैं। चलिए वापस देखते हैं कि दांत चार प्रकार के, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार प्रकार के दंत व्यवस्था होती है 2 1 2 3 2 1 2 3, यानी ऊपर और नीचे के जबड़े में। दांतों की सतह पर, ये दांतों की सतह जो होती है किससे बनी होती है? इनेमल से बनी होती है बेटा, और इनेमल एक बार हट गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए दांतों की सुरक्षा जरूरी है। इनेमल से बनी होती है, बहुत कठोर होता है इनेमल की पदार्थ। ये हुई दांत के बारे में। इसके बाद बकल कैविटी की हम बात कर रहे हैं, तो अगला भाग है जिह्वा। जिह्वा जो है बकल कैविटी में, बकल कैविटी के आधार से किस रचना के द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है बेटा, फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। जिह्वा के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से ये जिह्वा होती है, तो इसमें इस तरह से छोटे 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 उभार पाए जाते हैं, पैपिला जिनको कहते हैं। इसके साथ ही जिह्वा पर स्वाद लेने के लिए क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। आपको टेस्ट का पता कैसे चलता है? इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा, और ये स्वाद कलिकाएं आपके जिह्वा पर पाई जाती है। इस तरह से एक मांसल कोमल रचना होती है, मांसल कोमल रचना होती है, पेशीय भाग होता है हमारे शरीर में, बकल कैविटी में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी कौन सा भाग है? ये भाग है आपके मुख गुहा के आगे वाला भाग। मुख गुहा के आगे चलते हैं तो अगला भाग जो गले में से होकर के आगे बढ़ता है ग्रसनी, फेरिंग्स जिसको कहते हैं। वायु और भोजन दोनों का पथ यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर घाटी ढक्कन उपस्थित होता है। बेटा ध्यान रखिए, घाटी ढक्कन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा भोजन नीचे नहीं खिसकता है। जब हमारा सांस 1 सेकंड के लिए रुकता है तो भोजन आप आगे ग्रसिका में पहुंचा पाते हो। चलिए ग्रसिका के आगे वाला भाग लेते हैं। ग्रसनी के आगे वाला भाग है ग्रसिका। ये पतली लंबी नलिका होती है बेटा, पतली लंबी नलिका होती है ग्रसिका। ग्रसिका वाला भाग आगे कहाँ खुलता है? ये जे आकार के थैलेनुमा आमाशय में खुलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमाशय जे शेप में होता है,
ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो आमाशय की। आमाशय जब ग्रसिका से आमाशय में खुलता है तो यहाँ पर एक अवरोधनीय स्फिंक्टर उपस्थित होती है, इसका नाम है आमाशय ग्रसिका अवरोधनी। इसके द्वारा ये नियंत्रित होता है ग्रसिका का आमाशय में खुलना। चलिए आमाशय के भाग हम देखते हैं, कौन कौन से भाग, कौन कौन से रीजन होते हैं आमाशय में। ये कार्डियक रीजन होता है जिसको जठरागम कहते हैं, फंडस रीजन होता है, और जठर निर्गम रीजन होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। इसके अलावा एक भाग और होता है बेटा जिसको हम कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं काय। ये मेन मिडिल भाग होता है काय। अब आपके हिंदी वाली बुक में एक मिस्टेक है बेटा, ध्यान रखिए कि ये जो ग्रसिका वाला भाग है ये खुलता है कार्डियक रीजन में। किसमें खुलता है? कार्डियक रीजन में। और आपके ये जठरागम भाग दिया हुआ है ऊपर, ये रीजन होता है फंडस रीजन, और जठरागम रीजन होता है ये। इसलिए आपको ध्यान रखना है ग्रसिका से कार्डियक रीजन में एंटर करता है फूड जो है, यानी सीधा ग्रसिका किससे जुड़ी हुई है? कार्डियक रीजन से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना है हिंदी वाले बुक में ये मिस्टेक है, आपको सही याद करना है कि ग्रसिका किसमें खुलती है? कार्डियक जठरागम भाग में खुलती है। किसमें खुलती है? जठरागम भाग में खुलती है। वापस से मैं आपको रिपीट कर रही हूं, ध्यान दीजिए बेटा, आप गलती नहीं करोगे। ये रीजन है फंडस रीजन, ये है यहाँ पर उपस्थित, और ये जठरागम रीजन है, ये उपस्थित है यहाँ पर। यानी ग्रसिका किसमें खुल रही है? कार्डियक रीजन में, जठरागम रीजन में उपस्थित है। बीच का ये मिडिल पार्ट कहलाता है बॉडी, और ये रीजन होता है पाइलोरिक रीजन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के जुड़ता है। इस तरह से आप इसकी सही स्ट्रक्चर याद करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस हम आगे वाली कंडीशन देखते हैं कि बकल कैविटी के आगे फेरिंग्स यानी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ईसोफेगस हम कहते हैं। इन शब्दों को थोड़ा सा आप याद करिएगा बेटा। ग्रसिका, ईसोफेगस को हम कहते हैं ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय स्टमक में। और यहाँ पर मैंने एक बात बताई आपको कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर उपस्थित होती है। आमाशय ग्रसिका अवरोधनी इसको हम कहते हैं, ये कंट्रोल करती है ईसोफेगस से आमाशय में जब भोजन पहुंचता है। चलिए अब हम स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक के पार्ट्स आपको याद करने हैं। स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से हुए? कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। 4 भाग आपको अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले कार्डियक की बात करते हैं। कार्डियक रीजन जठरागम जिसको कहते हैं हिंदी में, ये ग्रसिका से जुड़ा रहता है, इसोफेगस से जुड़ता है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाइलोरिक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के जुड़ता है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है। यानी आमाशय किसमें खुलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब देखिए ये छोटी आंत वाला भाग किन किन भागों से मिलकर के बना हुआ है? आपने संरचना देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सी आकार की डियोडेनम उपस्थित होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं इसको? ग्रहणी कहते हैं। सी आकार की डियोडेनम उपस्थित होती है, इसको कहते हैं ग्रहणी। तो ये पहला भाग हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप छोटी आंत के भाग पढ़ रहे हैं, छोटी आंत्र के भाग पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखिए। सी आकार की डियोडेनम ग्रहणी जो कि किससे जुड़ रही है? आमाशय से जुड़ रही है। अगला वाला भाग है यानी ग्रहणी से नीचे उतरते हुए जो कॉइल्ड रीजन उपस्थित होता है, इसको कहते हैं जैजुनम। उसके बाद तीसरा, ये दूसरा भाग हो गया। चलिए तीसरा भाग जिसको कहते हैं इलियम। ये लार्ज कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा, जो आप पूरी जो बड़ी आंत के बीच में घूमी हुई स्ट्रक्चर देख रहे हो, कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होती है इलियम, जो सबसे बड़ी कंडीशन में होती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि स्टमक से जो निकास है, यानी ये है आमाशय,
और आमाशय से इस छोटी आंत में जो निकास है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है बेटा, ध्यान रखिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन का निकास है किसके द्वारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला भाग होता है ब्लाइंड सैक। स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया है, जिसको अंधनाल भी कहते हैं। और बड़ी आंत का पहला भाग है सिकम, जिसको हम कहते हैं, ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब देखिए इसके अंदर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में होती है। ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। ध्यान दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला भाग हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है ये सिकम, और इसके बाद अगला भाग है कॉलन। ये कॉलन, इसके 4 भाग उपस्थित है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया चित्र में। सबसे पहला आरोही, उसके बाद अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और फिर सिग्माभ वृदांत्र, यानी सिग्माभ वृदांत्र। इस तरह से ये 4 भाग आपको कॉलन रीजन के पढ़ने हैं। कॉलन रीजन के पढ़ने हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पहला भाग आपने क्या पढ़ा, ब्लाइंड सैक या सिकम, दूसरा कॉलन, और तीसरा इसका रेक्टम रीजन है, जो कि एनस से जाके जुड़ने वाला है। तो एनस से जाके जुड़े उससे पहले वापस से मैं आपको बता रही हूँ कि अंधनाल क्या चीज होती है। ये थैलेनुमा संरचना होती है और उसमें सहजीवीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बेटा, सहजीवीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कोलन का अवरोही भाग, जो नीचे उतरता हुआ भाग है, ये रेक्टम या मलाशय में जाके खुलता है। ये रेक्टम या मलाशय में खुलता है। मलाशय या रेक्टम जो है ये एनस द्वारा बाहर खुलता है, एनस के द्वारा बाहर खुलता है। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वापस से हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से भोजन का निकास हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग आपने कौन कौन से पढ़े। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्माभ वृदांत्र, ये आपने पढ़ा। अवरोही भाग मलाशय, और मलाशय के बाद ये एनएस के द्वारा बाहर, ये आपने बड़ी आंत के 4 भाग पढ़े। ये आपने स्टार्ट कहां से किया था, अंधनाल से। अंधनाल कहाँ उपस्थित था, ये अंधनाल उपस्थित था सिकम, इसको सिकम भी कहते हैं। इसके बाद ये कॉलन के भाग पढ़े और लास्ट में आपने रेक्टम पढ़ा, मलाशय पढ़ा। समझ में आया होगा आपके। बड़ी आंत के सारे भाग क्लियर आपको हो जाने चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं आहार नाल ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर लिए हुए होती है। आहार नाल का ग्रसिका से लेकर के मलाशय तक का जो भाग है, इसमें 4 स्तर होते हैं बेटा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। क्लियर हुआ। 4 रीजन आपको पढ़ने हैं। ये 4 रीजन कौन कौन से हैं, ये 4 रीजन है सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 रीजन उपस्थित है। चलिए इन्हीं 4 रीजन्स को अब आपको मैं क्लियर करती हूँ, बहुत अच्छे से आप समझते रहिए। ये है आपके 4 रीजन। सबसे पहले सिरोसा, फर्स्ट रीजन है, पहला भाग है सिरोसा। सबसे बाहरी परत होती है बेटा, सबसे बाहरी परत होती है, किससे बनी हुई होती है, मेसोथीलियम और संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। मेसोथीलियम और संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। इसके बाद आगे चलते हैं मस्कुलरिस। सबसे बाह्य रीजन सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस। इसमें किस तरह की पेशियां उपस्थित होती है, इसमें भीतरी वर्तुल पेशियां होती है और बाहरी अनुदैर्ध्य पेशियों से निर्मित होती है। इसके बाद
सब म्यूकोसा, तीसरा स्तर है बेटा सब म्यूकोसा। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें रुधिर, लसिका व तंत्रिका युक्त होता है। सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर होता है, लसिका और तंत्रिका युक्त होता है। इसके बाद अगला रीजन है जो ल्यूमन के कनेक्टिविटी में है, ये जो खाली स्थान है इसकी कनेक्टिविटी में है, ये स्तर होता है म्यूकोसा, यानी सबसे भीतरी परत, सबसे अंदर की परत, जिस पर अंगुली नुमा प्रवर्ध, बिलाई या अंकुर जिनको हम कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये इंटेस्टाइन की टीएस हम पढ़ रहे हैं बेटा, आंत्र के अनुप्रस्थ काट का ये डायग्राम है। इसमें सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्ध जिनको विलाई कहते हैं, ये भीतरी इस स्तर में मौजूद है। ये आप देख रहे हो, ये म्यूकोसा स्तर में मौजूद है। ये क्या बनाते हैं? ये ब्रश बॉर्डर जैसा भाग बनाते हैं, ब्रश बॉर्डर जैसा भाग बनाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसीलिए कहते हैं भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण आंत्र में होता है। तो आपको ये जो रीजन है चारों भाग, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, चारों रीजन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला भाग हम देखते हैं। अगला रीजन जिसमें हम बात करते हैं कि आपने आंत्र की टीएस में सूक्ष्मांकुर पढ़े। ये सूक्ष्मांकुर किस तरह की स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं बेटा? ये आपके डायग्राम है, ये सूक्ष्मांकुर दर्शाते हुए जो आंत्र के अंदर प्रवर्ध उपस्थित है, अंगुली नुमा प्रवर्ध। ये अंगुली नुमा प्रवर्ध आप इसमें देख रहे हो, ये होते हैं आपके अंगुली नुमा प्रवर्ध। इनके ऊपर वैसल्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं लैक्टियल वैसल्स, ब्लड कैपिलरीज यहाँ उपस्थित होती है और प्रगुहिका उपस्थित होती है जो कि कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है, कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। चलिए अब और अच्छे से इसको क्लियर करिए कि ये जो है लैक्टियल, ये क्या चीज होती है बेटा? ये लैक्टियल होती है लसिका वाहिनियां। लसिका वाहिनियां अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, ये लैक्टियल है लसिका वाहिनियां। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं उपस्थित होती है। जो उपकला एपिथेलियम रीजन है, इस पर ये कलश कोशिकाएं भी पाई जाती है। स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती है, यानी ऑयली बनाती है, म्यूकस का स्राव करती है। स्नेहन के लिए, भोजन को आगे खिसकाने के लिए स्नेहन होता है, ये ऑयली बना दिया जाता है, लुब्धी बना दी जाती है भोजन की और स्नेहन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अंकुर के आधार भाग में ये प्रगुहिका आप देख रहे हो, ये क्या करती है? लीबरकुन प्रगुहिका होती है जो कि कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट अंगुलीनुमा प्रवर्ध आपने इसमें देखा, जिसमें बड़ी लसिका वाहिनियां केशिकाएं घिरी हुई है और यहाँ पर कलश कोशिकाएं म्यूकोसा रीजन में उपस्थित है जो स्नेहन का कार्य करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इस तरह से ये सेल्स यहाँ पर मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से, आहार नाल को पढ़ चुके हैं, तो आगे हम लेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां अगला भाग है। आहार नाल को अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा, इसके बाद हम लेते हैं पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है बेटा। सबसे पहले हम बात करें, लार ग्रंथियां मौजूद होती है। ये लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, और 3 जोड़ी कहाँ उपस्थित है? चिक्स में उपस्थित है, कर्ण पूर्व स्थिति में, निचले जबड़े में उपस्थित है और जिह्वा के नीचे उपस्थित है। और इनका सिक्रेशन कहाँ आता है? ये आता है, ये लार का सिक्रेशन करती है पकल कैविटी में या मुख गुहा में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 भागों में स्टडी किया है, ध्यान रखिए। आहार नाल जो कि मैंने आपको समझाया, इसके बाद पाचन ग्रंथियां हम ले रहे हैं। पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले हमने ली लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी हैं,
गाल में कर्णपूर स्थिति में, निचले जबड़े में और जिह्वा के नीचे। इनका सबका सिक्रीशन आता है लार के रूप में मुख गुहा में। चलिए अगली स्थिति लेते हैं यकृत की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। वयस्क मनुष्य में 1.2 से करीब 1.5 किलो वजन में 1.5 किलो केजी की ये होती है। उदर में मध्य पट के नीचे उपस्थित होती है। 2 लोब्स के द्वारा निर्मित होती है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाइयां होती है। ये 2 लोब्स क्या होती है? 2 लोब से बनी हुई होती है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बेटा ये 2 लोब्स। इस तरह से यकृत को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। लीवर वाला भाग जो सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, लीवर वाला रीजन जो सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। प्रत्येक लोब संयोजी ऊतक की परत से ढकी होती है। ध्यान रखिए, नाम याद करना है, ग्लिसेंस कैप्सूल कहते हैं इसको। कनेक्टिव टिश्यू की परत से ढकी हुई होती है, ग्लिसेंस कैप्सूल कहते हैं इसको। चलिए अब अच्छे से आपको इस डायग्राम के थ्रू इसको समझना है। यकृत के द्वारा जो पित्त स्राव होते हैं ये यकृत वाहिनियां हैं। ये क्या है? यकृत वाहिनियां। ये यकृत वाहिनियां, और इधर आप ये देख रहे हो पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर, ये अपने सिक्रीशंस को गाल ब्लेडर में डालती हैं। तो पित्ताशय नलिका, ये पित्ताशय नलिका यानी पित्ताशय वाहिनी यहाँ चल रही है, और यकृत नलिका। ध्यान से देखिए डायग्राम में, यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी दोनों मिलकर के क्या बनाती है? मूल पित्त वाहिनी। क्या बनाती है बेटा? मूल पित्त वाहिनी। डायग्राम में क्लियर नहीं है तो आप इसको समझिए, पित्ताशय नलिका और यकृत नलिका दोनों मिलकर के मूल पित्त वाहिनी बनाती है। यह आपको दिख रहा है मूल पित्त वाहिनी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल पित्त वाहिनी, अब आप देखिए कि पित्ताशय नलिका, ये पित्ताशय नलिका चली आ रही है, और इसके साथ में अगला स्ट्रक्चर ये है अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ पे है? जो छोटी आंत का ग्रहणी वाला रीजन है, इस रीजन के बीच में यहाँ उपस्थित है अग्नाशय। अब ये अग्नाशय नलिका, इससे जो नलिका ये निकल रही है, आप देखिए इसको स्ट्रक्चर में, अग्नाशय से अग्नाशय नलिका, और इधर से आ रही है पित्ताशय नलिका। दोनों मिलकर के क्या बनाती है? ये दोनों मिलकर के यकृत अग्नाशय वाहिनी बनाती है बेटा। क्या बनाती है? यकृत अग्नाशय वाहिनी। ये पित्ताशय नलिका चल रही है और ये अग्नाशय से अग्नाशय नलिका चल रही है। इन दोनों के मिलने से यकृत अग्नाशय वाहिनी बन रही है, और ये कहाँ खुल रही है? ये इस ग्रहणी वाले यानी छोटी आंत के अंदर खुलती है। क्लियर हुआ? बात अच्छे से समझना है। यकृत से चली आ रही है यकृत नलिका, और पित्ताशय से चली आ रही है पित्ताशय वाहिनी। दोनों मिलकर के क्या बना रही है? ये बना रही है मूल पित्त वाहिनी। क्या बनाती है? मूल पित्त वाहिनी। अब ये पित्ताशय नलिका आगे बढ़ती है और अग्नाशय नलिका से मिलकर के यकृत अग्नाशय वाहिनी बनाती है, जो छोटी आंत में जाकर के खुलती है। यहाँ पर इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ये कंट्रोल होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडाई के अवरोधनी के द्वारा ये नियंत्रित होती है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई के अवरोधनी के द्वारा ये नियंत्रित होती है। तो क्लियर हुआ होगा आपको, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इनका रीजन और इनके द्वारा जो सिक्रीशंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। आप वापस इस डायग्राम के थ्रू इसको समझिए बेटा। ये यकृत वाहिनियां हैं, ये यकृत वाहिनियां और ये पित्ताशय वाहिनियां, दोनों मिलकर के पित्ताशय वाहिनी और यकृत वाहिनियां मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। ये मूल पित्त वाहिनी आगे बढ़ती हुई यहां से पित्ताशय वाहिनी आ रही है। ये पित्ताशय वाहिनी अग्नाशय वाला रीजन, जो कि इस छोटी आंत के ग्रहणी वाले रीजन के साइड में लंबी नलिका के रूप में अग्नाशय उपस्थित है,
इससे आ रही है अग्नाशय नलिका। ये दोनों मिलकर के अपने सिक्रीशंस छोटी आंत में डालती है। छोटी आंत का भाग है ये ग्रहणी जो सी शेप में है, और यहाँ पर ये अग्नाशय वाला रीजन उपस्थित है। ये दोनों मिलकर के यकृत अग्नाशय वाहिनी के रूप में छोटी आंत में प्रवेश करती है, छोटी आंत में प्रवेश करती है। इस तरह से अब देखिए वापस से मैं आपको समझा रही हूं अग्नाशय वाला भाग। सी आकार की ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, ये कौन सा भाग है? ग्रहणी, सॉरी इस तरह से आएगा, ग्रहणी ड्यूडेनम के बीच स्थित होती है। मैंने आपको बताया सी आकार की, और इसमें इस तरह से उपस्थित थी अग्नाशय। अभी आपने डायग्राम में देखा, ये लंबी ग्रंथि के रूप में है। बेटा ध्यान रखिए, ये अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। आपको ये याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। बहिस्रावी भाग का क्या कार्य है? एंजाइम स्रावित करना। बहिस्रावी भाग का क्या कार्य है? एंजाइम स्रावित करना। और अंतःस्रावी भाग का कार्य है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन स्रावित करना। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन स्रावित करना, यानी शर्करा को कंट्रोल करने का कार्य इंसुलिन का होता है, और ये प्रोडक्शन अंतःस्रावी भाग के द्वारा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अंतःस्रावी भाग ग्रंथियों के द्वारा जो कार्य है अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा बेटा? आहार नाल और यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। आहार नाल और जो एसोसिएटेड ग्रंथियां हैं यानी सहायक ग्रंथियों के बारे में आज हमने स्टडी किया, और पूरा पाचन तंत्र इस रूप में हमने स्टडी किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नोट्स बनाने हैं, स्टडी करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप। जो आपको किसी भी तरह का कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स।